सो हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश नमूला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से देहरादून से, और मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे। जो भी बच्चे बैठे हैं प्लीज अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को, 1-2 मिनट लेट से हुई है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको लेट तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट, और हम सीधे सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, और आज के टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को समझते हैं। चलिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर रखेंगे। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। मैं 1-2 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एक ऐसे टॉपिक से जहां से क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इस बार मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। यहां से भी 3 और 5 नंबर के अराउंड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। पहले ये टॉपिक आया करता था, बट पिछले 1-2 साल के पेपर में मैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट इस टॉपिक को नहीं देख रहा हूं। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस आपका शॉर्ट हुआ है, और सिलेबस शॉर्ट होने के कारण जो भी आपके टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में से बनेंगे, ठीक है, वो सभी के सभी वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर में मुझे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, हालांकि इसे होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि पहले ये अक्सर पूछा जाता था। तो चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। टॉपिक का नाम जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं वो आप सभी जानते हैं उसे, है ना। और मैंने जो आपके सामने पेपर्स रखे थे, बहुत ज्यादा प्रेजेंस इस टॉपिक की नहीं दिखी। हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो चलिए आज इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात पूरी हो जाएगी तो हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश के ऊपर भी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, और शॉर्टेस्ट चीज इसमें ध्यान रखने की वो ये है कि आप 2 आवेश को ले लो, ठीक है, 2 आवेशों को ले लो, ठीक है, और 2 आवेशों के लेने के बाद उनके बीच में कुछ अति अल्प दूरी रहे, ठीक है। ये दोनों आवेश की जो प्रकृति है, दोनों आवेश पहली बात तो बराबर होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी इनकी प्रकृति जो है वो विपरीत होनी चाहिए। बस ये आपको ध्यान रखना है। 2 समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर, या फिर कह लीजिए अति अल्प दूरी पर स्थित हों, तो इसे हम कहते हैं, इस निकाय को हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इसे ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस हम 2l लेते हैं, और यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट O है, ये डिस्टेंस L, और ये डिस्टेंस L आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसको डिनोट नहीं कर रहे हैं, और इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। तो हम विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं? इसकी डेफिनेशन को हम सिंपली जो मैंने अभी आपको बताया उसी टर्म्स में लिखेंगे। चलिए हम क्या लिखेंगे? हम ये बात लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय है, इलेक्ट्रिक डाइपोल वह निकाय है जिसमें 2 समान परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए, समान परिमाण, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जिसमें 2 समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है, इसे P वेक्टर द्वारा निरूपित करते हैं। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया, आप समझ गए होंगे कि यह क्या है, एक कैसी राशि है? ये एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। कई बार 2 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि वैद्युत द्विध्रुव बताइए, इसका मात्रक विमा लिखिए, ठीक है। चलिए, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ दिशा भी होगी, अगर ये सदिश राशि है तो इसकी कुछ दिशा भी होती होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन हम लेते हैं कन्वेंशन से, डायरेक्शन जो इसकी ली जाती है वो ली जाती है माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। माइनस ऋण आवेश है तो ऐसे लिख लीजिए,
ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन ली जाती है वो ली जाती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, मतलब कि यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो अक्ष है ना, ये अक्ष के अनुदिश ली जाएगी, समझ रहे हो बात को? तो अक्ष के अनुदिश भी इसमें ध्यान रखना है, जो भी अक्ष हमारा उसके अनुदिश ली जाती है ये डायरेक्शन। ओके, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, दिशा है, क्योंकि एक वेक्टर है तो वेक्टर में परिमाण और दिशा दोनों होती है। जो द्विध्रुव का परिमाण होता है उसको हम डिनोट करते हैं P = Q × 2L से। तो Q × 2L जो होगा वो परिमाण होगा। साथ ही साथ हम इसका मात्रक भी बता सकते हैं। मात्रक हम कह सकते हैं Q का मात्रक होता है कूलाम और L मतलब लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो इसका जो पूरा मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। इसके अलावा हम इसकी विमा के ऊपर भी बात कर सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन निकल के आएगी, इसकी जो विमा निकल के आएगी, क्योंकि हम जानते हैं जो आवेश है, वैद्युत आवेश, आवेश को हम लिखते हैं धारा गुणा समय। ये मैंने आपको सारी चीजें विमा में निकालनी सिखाई, यहाँ पर नहीं बताएंगे। तो Q की जो विमा होगी वो AT होती है, L की विमा L होती है। तो यहाँ से जो डायमेंशन निकल के आती है वो आती है LTA, अगर हम इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिखें तो इतनी चीजें आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड पता होनी चाहिए, इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण, एक लास्ट पॉइंट इसका आ जाता है उदाहरण। तो उदाहरण के ऊपर अगर बात करें, उदाहरण के ऊपर अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है HCl, H2O, NH3। ये जो इनके अणु होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को सेटिस्फाई करते हैं उस कंडीशन को, और इसीलिए हम इनको इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कहते हैं। अगर आप HCl, इसके लिए अगर आप समझाने के लिए अगर HCl के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो HCl में हाइड्रोजन प्लस और क्लोरीन माइनस आयन जो होंगे ये मिल करके बना होता है HCl। और इनके जो सेंटर्स बोले हम, इनके जो आयंस के सेंटर बोले, उनके बीच की जो रेखा, उनके केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है और इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है, दैट इज 2L, अति अल्प दूरी पर। और अगर बात करें ये डिस्टेंस कितनी होती है प्रॉपरली, तो ये होती है 0.1 एंगस्ट्रम। कितनी होती है भाई? 0.1 एंगस्ट्रम। और एंगस्ट्रम आप जानते हैं बहुत छोटा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है किसका? डिस्टेंस का। तो आप समझ रहे हैं 0.1 एंगस्ट्रम कितनी छोटी डिस्टेंस है। तो अति अल्प दूरी पर जब धनावेश और ऋणावेश स्थित होते हैं एक दूसरे से और इनका परिमाण समान होता है परंतु प्रकृति विपरीत है, वो परिमाण, इसका भी एक पॉजिटिव है, इसका भी एक नेगेटिव है ना। मैग्नीट्यूड तो दोनों के एक एक है, लेकिन एक प्लस का है, एक माइनस का है। तो ये जो समायोजन कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पर एक नोट के तौर पर आपके समझने के लिए एक बात रखता हूं, नोट के तौर पर आपके समझने के लिए एक बात रखता हूं। अब अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर ले, ठीक है, तो वहां पर तो हमको देखने को मिल गया, ठीक है, हमने 3-4 एग्जांपल देख ली। लेकिन अगर हम एटम की बात करें, प्रत्येक परमाणु की बात करें, तो परमाणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। अगर परमाणु की बात करें, एटम की बात करें, तो परमाणु तो क्या होता है? स्टेबल होता है ना। इसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो 0 होता है। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर मैं किसी परमाणु को एक विद्युत क्षेत्र में रख दूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दूं, तो ये परमाणु के ऊपर भी विद्युत द्विध्रुव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ये भी विद्युत द्विध्रुव बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां से जितनी चीजें आपको समझने लायक थी वो सारी की सारी मैंने कवर अप करी हैं और इनको आप ध्यान में रखना। अब यहां से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें आवेश है, तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो हम नेक्स्ट जो इसमें हमसे डेरिवेशंस पूछे जाते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण जो क्षेत्र है उसकी आपको गणना करनी है। विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र यानी कि फील्ड ड्यू टू, फील्ड कौन सा फील्ड भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल,
चलिए, तो बातें सारी वही हैं। मैं यहां से ओके, चलिए फिर से डायग्राम एक बना लेते हैं, ठीक है। और इस बार थोड़ा जल्दी में बनाएंगे क्योंकि हमको काफी सारी चीजें इसमें कवर अप करनी है। एक डाइपोल आप बना दीजिए, ठीक है। और एक डाइपोल बनाने के बाद उनके बीच की डिस्टेंस 12 हमने ले ली है, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर रखा है ए बी, जिसका नाम क्या है, ए बी है, ठीक है। इसका जो आवेश है, इसके जो चार्ज हैं वो माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। आपको माना के बाद क्या लिखना है वही बता रहा हूँ। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक है। और ये ए और बी बिंदुओं पर रखे हुए हैं क्रमशः, माइनस क्यू ए पर, प्लस क्यू बी पर, ठीक है। आवेशों के जो बीच की दूरी है दैट इज 2l, वो कितनी है, 2l है। इसके अलावा आपको ये चीजें जो है डिफाइन करनी है। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, ये भी बात आप बता देना इसमें, ठीक है। अब हम ये जानते हैं अगर इतनी सारी चीजें हैं तो ये बात सही होगी। अतः P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होगा। इक्वेशन नंबर 1। दिशा इसकी आप बता सकते हैं माइनस Q से प्लस Q की ओर, मतलब A से B की ओर, ठीक है। A से B की ओर अक्ष के अनुदिश। अब यहाँ पर किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र होगा किसी बिंदु पर, तो हम यहाँ पर दो बिंदुओं को जनरली कंसिडर करते हैं। एक तो बिंदु वो है जो इसकी लाइन में कहीं पर आ जाए, एक तो बिंदु वो है जो इसकी लाइन में कहीं पर भी आ जाए। सपोज यहाँ आ गया, 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 यहाँ आ गया। तो ये जो सीधी वाली पोजीशन हो गई, इसको हम कहेंगे अक्षीय स्थिति। इसको हम क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये पॉइंट जो होगा यहाँ इस लाइन में ना आकर के ऊपर नीचे कहीं आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, या फिर इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, है ना। तो दो स्थितियां हो गई इसमें, एक तो इसकी लाइन पर, एक इसके अक्ष के अनुदिश कहीं पर आ जाए, अक्ष की ही रेखा में आ जाए, और दूसरा हो गया कि इसके अक्ष के अलावा कहीं ऊपर नीचे आ जाए, ठीक है। तो दो कंडीशन इसमें हमारे पास होती हैं। एक तो होती है अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु एट एक्सियल पोजीशन। जब बिंदु कहां है, बिंदु P, इसको P नाम दे दो। ये P बिंदु कहां पर है भाई, इसकी अक्षीय स्थिति पर है, मतलब ये कुछ इसी की लाइन में है, ठीक है, इसी की लाइन में है, इसी के अक्ष की जो रेखा है उसी में है। तो इस P बिंदु पर इस AB विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र होगा, यह हमको पता लगाना है। समझ गए। इसको हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके परिमाण के लिए आप एक व्यंजक स्थापित कीजिए, डिराइव कीजिए। ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो हम जो समझ रहे हैं वो किसी भी लैंग्वेज में आए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए हम ये मानते हैं, माना, देखो जो बात बता रहा हूं आप माना में लिखोगे। माना विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से जो डिस्टेंस है, सेंटर पॉइंट O से जो डिस्टेंस है दैट इज R, जिसकी द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस L होगी, ठीक है, क्योंकि O जो है सेंटर पॉइंट है द्विध्रुव का, डाइपोल का, ठीक। अब इसके बाद अगर बात करें यहां से हम लिखना, ये माना के बाद ये 3-4 लाइन आप खुद से लिखना। प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, प्लस Q आवेश की बिंदु P से दूरी, मतलब प्लस Q आवेश यहां पर है ना, ये वाले डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, BP की अगर बात करूं, तो BP कैसे निकल के आएगा भाई, BP कैसे निकल के आए, OP में से OB माइनस कर दो, OP में से OB माइनस, OP क्या है R, OB क्या है L, तो R माइनस L हो जाएगी हमारी Q आवेश की बिंदु P से दूरी, दैट इज BP इज इक्वल टू R माइनस L। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें, एक सेकेंड, BP इज इक्वल टू R माइनस L। अच्छा चलिए, सिमिलरली हम अगर बात करते हैं माइनस Q आवेश की बिंदु P से दूरी। अब माइनस Q आवेश कहाँ रखा है भाई, ये रखा है A पर, मतलब हमको AP बताना है। तो AP कैसे निकालोगे भाई, AP कैसे निकालोगे, OP में AO ऐड कर दो, OP में AO ऐड कर दो,
तो ओपी कितना है आर, एओ कितना है एल, तो आर प्लस एल हो जाएगा भाई। तो यहां पर निकल के आया हमारा एपी आर प्लस एल। ठीक है, तो पहला काम हमारा हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करने के लिए आपके पास आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र के जो परिमाण है वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता सिंपली। चलिए तो इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। चलिए, तो प्लस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी, माइनस क्यू आवेश की बिंदु पी से दूरी। अब जो है बात करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैं यहीं पर ही सारा काम करना चाह रहा हूं। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैं इसके ऊपर ही सारा काम करता हूं। चलिए, ठीक है, तो अक्षीय स्थिति पर हम लोग व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, हमने बोला बीपी और एपी डिस्टेंस हमने निकाल ली। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए जरा ध्यान से देखना। अब बात करते हैं पी बिंदु पर। पी बिंदु पर हम जा रहे हैं, पी बिंदु पर ही हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है। पी बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा और माइनस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण। चलिए, तो P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में बोलता हूं सपोज E1 है। E1 मैंने बोला कैसे निकालते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश की अगर मैं P बिंदु से दूरी देखूं तो वो निकल के आती है BP। यहां पर R का मतलब होगा BP का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर का मतलब होगा बीपी का स्क्वायर, और बीपी की वैल्यू हमने लिखी है आर माइनस एल, तो इट विल बिकम आर माइनस एल का स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अभी ध्यान ये रखना है, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं। अभी इसकी दिशा के ऊपर भी आएंगे, अभी इसकी दिशा के ऊपर भी आएंगे, तो दिशा को मैं वन बाय वन दोनों को साथ में डिस्कस करूंगा। फिलहाल डिस्कस करते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण इसी तरीके से बताइए आप, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र रहेगा भाई, E2 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन माइनस क्यू आवेश कहां पर है, ए पर है, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, एपी, एपी का स्क्वायर। और एपी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करी है, दैट इज आर प्लस एल, तो यहां पर आ जाएगा एपी स्क्वायर की जगह आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, उसको हम लास्ट में रखेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर के यूज करा है। कंफ्यूज नहीं होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर के यूज करा है। ये तो हो गई हमारी जो प्रोसेस वाली बात है वो। अब आती है बात दिशा की, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में काफी सारे बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और डायरेक्शन ही इसमें जो है मेन काम करती है, मेन खेल जो है डायरेक्शन का होता है। तो चलिए अब डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो रहेगा E1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है, अब दिशा के ऊपर बात करते हैं। देखो भाई, ये वाले जब प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर जब हम बी पॉइंट पर हैं, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हमें पता लग गया, लेकिन दिशा क्या रहेगी, तो दिशा के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर परीक्षण आवेश लेते हैं Q0। क्या लेते हैं भाई, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या काम करता है, टेस्ट चार्ज की परिभाषा जो होती है, अत्यंत लघु धनावेश। अत्यंत लघु धनावेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अत्यंत लघु होता है, बहुत छोटा होगा, ठीक है, बहुत छोटा होगा, और धनावेश होगा, इसको हम परीक्षण चार्ज। तो जहां पर भी हमको अगर दिशा की बात करनी है वहां पर हम टेस्ट चार्ज लेंगे। टेस्ट चार्ज को पी पॉइंट पर लेने पर, अब देखो यहां पर क्या है भाई, ये प्लस क्यू है, और यहां पर क्या है, ये भी क्या हमने बोला, धनावेश। परीक्षण चार्ज है, परीक्षण आवेश है, मतलब धनावेश है। धनावेश के धनावेश के बीच में क्या होता है, रिपल्शन। क्योंकि ये बहुत छोटा है और ये उससे बड़ा होगा, तो इसको धकेल देगा इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात को, तो इसको क्या कर देगा, इसको धकेल देगा इस डायरेक्शन में। मतलब बात समझ में आ गई हमें। डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन जो होगी वो होगी, ये डायरेक्शन होगी, देख रहे हैं आप बात को, ये वाली डायरेक्शन होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या निकल के आई है, बी से पी की ओर। डायरेक्शन अगर हम बोले तो क्या आएगी, बी से पी की ओर। E2 की डायरेक्शन की बात करते हैं, E2 की डायरेक्शन की बात करते हैं। ये तो E1 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। E2 की डायरेक्शन की बात करते हैं।
E2 देखो भाई, ये माइनस क्यू आवेश के कारण, और यहाँ पर अगर इनके बीच में देखें डायरेक्शन की, तो P पे मैंने क्या बोला, टेस्ट चार्ज लेते हैं, अत्यंत लघु धन आवेश लेते हैं, धन, और ये क्या है, ऋण। धन और ऋण के बीच में क्या होगा, आकर्षण। तो इसको क्या करेगा भाई, इसको खींचेगा अपनी तरफ, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि आकर्षण होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गई हमारी E2 की डायरेक्शन। तो E2 की डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, P से A की ओर। अब हमको परिणामी निकालना है, अब हमको परिणामी क्षेत्र निकालना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम परिणामी क्षेत्र निकालते हैं। तो आप जानते हैं, अब हम जाएंगे वेक्टर्स में, ठीक है। अब हम जाएंगे सदिशों में, और सदिशों में क्या होता है, तो हमसे क्या बोला गया, अब हमको निकालना है परिणामी क्षेत्र। तो इसीलिए P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे भाई, E निकालना है हमें, क्योंकि E1 और E2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है भाई, 180 डिग्री का। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस, कितना आ जाएगा भाई, दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 180 डिग्री का, एंगल है 180 डिग्री का। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट आप E1 माइनस E2 भी लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, हो सकता है आपके माइंड में एकदम से ना आए, तो यहां से आप करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। E1 माइनस E2 भी लगा सकते हैं सीधे, ठीक है, E1 माइनस E2। तो अभी हम उसी पर पहुंच जाएंगे, देखते रहिए आप। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहां पर हम देखेंगे ये बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB बनता है ये फॉर्मूला, और इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर, यानी कि E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, और फाइनली ये बन जाएगा E1 माइनस E2। तो आप चाहे तो डायरेक्ट जब 180 डिग्री का एंगल देखे E1 और E2 के बीच में, तो डायरेक्ट आप E1 माइनस E2 भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है, जो फॉर्मूले वाला तरीका है, उससे भी चल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हम E1 माइनस E2 अप्लाई करते हैं, इस पे E1 माइनस E2 अप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं अपना आंसर। E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E1 E2 की वैल्यू हमने पिछले पार्ट में निकाली हुई है। ये हमारा E1 है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं, क्योंकि 1 इक्वेशन हमने इससे पीछे बना रखी है। चलिए, तो E1 की वैल्यू जो हमारे पास है, आप अपनी नोटबुक से देखिए, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं E1 बड़ा है भाई E2 से। E1 कैसे बड़ा है E2 से, E1 आपने बोलेंगे E2 माइनस E1 क्यों नहीं करा है ना, तो E1 कैसे बड़ा है E2 से, देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, पढ़ा है आपने फ्रैक्शन में बात, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। देखो यहाँ r माइनस एल है ना, तो ये छोटा हो रहा है, माइनस मतलब छोटा होना, प्लस मतलब बड़ा होना, तो ये बड़ा होगा। तो अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, और अगर ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी होगी। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि E1 जो होगा वो बड़ा होगा, E2 छोटा होगा, यहाँ से समझ रहे हो ना बात को। तो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो वैल्यूज पुट अप करते हैं भाई। E1 की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो निकाली थी k क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू हमने जो निकाली थी k क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए इसे कैलकुलेट करो। E इज इक्वल टू k क्यू 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। E इज इक्वल टू k क्यू r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ऊपर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ठीक है। सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल के आएगी वो फाइनल वैल्यू में अब आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, मैथ्स आपको इसमें सिंपल मैथ्स लगानी है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर बच जाएगा, ऊपर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4rl, ठीक है। और नीचे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर,
जब आप इसको दोनों को वो करोगे, सॉल्व करोगे, तो नीचे जो वैल्यू मिल के आएगी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सा काम हमको करना है। अब देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है ना। तो यहाँ पर Q ये रहा और 4 में से 2 ले लेंगे, L ले लेंगे, तो 2R बचेगा हमारा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू K इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो अब तक जो हमारा फॉर्मूला बना है वो बना है इतना, E इज इक्वल टू K 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला आया है, अब इसमें से हमको कुछ चीजें इग्नोर करनी है, कुछ चीजें हटानी है। वो हम कैसे हटाएंगे, देखो मैंने आपको क्या कहा था, जो 2L डिस्टेंस होती है वो अति अल्प होती है। जो 2L दूरी होती है वो क्या होती है, अति अल्प। ये वाली जो दूरी होती है 2L, ये अति अल्प होती है। और ये जो R डिस्टेंस है ना, ये केंद्र से मतलब इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा दूर है। मतलब जैसे समझो, अगर ये 1 मीटर है ना, अगर ये 1 मीटर है तो ये 10 किलोमीटर है, इस तरीके से समझो। तो ये वाली जो R वाली डिस्टेंस है वो L के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। तो जो R है, जो कि R की जो डिस्टेंस है वो वेरी वेरी मच ग्रेटर देन L है। हम यहाँ पर क्या बात बोलेंगे, क्योंकि जो R दूरी है वो L से बहुत बहुत अधिक है, इसीलिए जो R स्क्वायर होगा वो तो L से बहुत ज्यादा अधिक होगा, L स्क्वायर से। ठीक है, तो इसीलिए हम L स्क्वायर को इग्नोर कर देते हैं या फिर इसको नगण्य मान देते हैं और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू हमारे पास फाइनली वैल्यू आती है K 2PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर, दैट विल बी R की पावर 4 2PR K अपॉन R की पावर 4, और यहां से 1 कट जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2K 2P अपॉन R क्यूब। ठीक है, और K की वैल्यू फाइनली पुट कर देंगे। K की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के ये निकलेगा, और इसे आपको लर्न भी रखना होगा। ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, E1 बड़ा था या E2 बड़ा था, तो E1 बड़ा था, तो E1 की जो दिशा होगी वही इसकी भी दिशा होगी, मतलब -Q से +Q की ओर इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन भी आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक डेरिवेशन। इसमें दूसरा डेरिवेशन आता है, वो आता है निरक्षीय स्थिति में। डियर स्टूडेंट्स, वो आता है निरक्षीय स्थिति में। ये अक्षीय स्थिति में है, सेकंड आता है निरक्षीय स्थिति में। तो मैं चाहता हूं आपको खुद से करें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम आपका बिल्कुल सर पर है, सारी चीजें हम यहाँ पर कवर अप नहीं करवा सकते, जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता सकते हैं। चलिए नोट डाउन कीजिए इसे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। घर से चीजों को रिवाइज करते रहिए डियर स्टूडेंट्स। रिवीजन इस टाइम पर आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है आपकी तैयारी का। रिवीजन को मत छोड़िए, रिवीजन जितना आप करेंगे उतना ही आपको इफेक्ट दिखेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो मैं चाहता हूं आप बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें। अगली क्लास में मिलते हैं किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।